नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। एक लंबे अंतराल के बाद 24 की रेस एक बार फिर से आप सबके साथ और आप सबके सामने हाजिर है। सर अपने नए शो में व्यस्त है प्रेस क्लब। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाइए, हमारे प्लेलिस्ट है प्रेस क्लब का, वहां पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ उस प्लेलिस्ट का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। उस नए शो को भी आप देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट से अलग अलग पत्रकारों के साथ बातचीत और स्टेट की पॉलिटिकल हालचाल के बारे में सर बताएंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो पे लौटते हैं। आज बात करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेके। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो चुकी है। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों के बारे में बताया गया कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। आपको बता दें, शिवसेना 21 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 17 पे और एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर लड़ रहे हैं। सर आपने सीट्स देखी, बंटवारा हो चुका है, कैसे देखते हैं? सीट शेयरिंग को बहुत ही स्मूथली हो गया एज कंपेयर टू आप यूपी देख लीजिए। मतलब बातचीत हुई, बातचीत के बाद नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और सबने सहमति जाहिर कर दिया। बस नहीं, पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं, एक पॉलिटिकल फ्रेज है जो बहुत इस्तेमाल होता है क्वाइट फ्रीक्वेंटली। वो ये है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इन चुनावों की घोषणा के पहले लगातार हम चर्चा कर रहे थे और जितने इसकी व्याख्या करने वाले लोग हैं, चुनाव को समझने वाले लोग हैं, वो बता रहे थे कि इस बार रास्ता जो है वो बंगाल से होकर गुजरेगा, बिहार से होकर गुजरेगा, महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। ये बात तब थी जब नीतीश कुमार बिहार में इंडिया ब्लॉक के साथ थे, अलायंस के साथ। जी, धीरे धीरे उस ब्लॉक में से कुछ लोग निकले, कॉम्बिनेशंस बदल गई, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं बदला। बंगाल में ममता बनर्जी ने किसी के साथ टाइप नहीं किया, तो बंगाल में कोई इंडिया ब्लॉक नहीं है। बिहार में इंडिया ब्लॉक टूट गया। महाराष्ट्र में ये तीनों इंटैक्ट हैं, इसलिए महाराष्ट्र जो है वो इंटरेस्टिंग है। मैं अभी महाराष्ट्र में था, वहां के तमाम बड़े पत्रकार, जमीनी लोग जो हर रोज महाराष्ट्र की राजनीति पे की नब्ज को टटोलते हैं, उनसे जब चर्चा हो रही थी तो उनका भी ये कहना था कि बीजेपी से भी अगर आप पूछें, जो अपना गोल लक्ष्य बहुत हाई रखती है, अगर ऑफ द रिकॉर्ड आप पूछे तो उन्हें मालूम है कि वो पिछली बार का परफॉर्मेंस दोहराने नहीं जा रहे। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 41 जीती थी एनडीए ने, गठबंधन ने। जी, तो 41 वो, 5 एनसीपी, 1 इंडिपेंडेंट नवनीत राणा जो अब बीजेपी में है, इस बार बीजेपी की टिकट से खड़ी है, और 1 कांग्रेस। मतलब डेसिमेटेड था अपोजिशन वहां। ये रीग्रुप करके तमाम तोड़फोड़ के बाद भी, और शायद उस तोड़फोड़ ने एक बड़ी इस तरीके की फीलिंग है कि इस तोड़फोड़ ने शायद मदद कर दी है, उद्धव ठाकरे की मदद कर दी है, शरद पवार की मदद कर दी है, और इसलिए नतीजे पिछली बार जैसे तो नहीं होंगे। जी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी तमाम कोशिश करें, लेकिन नतीजे दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट देमसेल्व्स। अब आपने कहा कि गठबंधन हो गया है, आपने बता दिया नंबर्स कि 21 सीट लड़ेगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, 17 सीट लड़ेगी कांग्रेस, और 10 सीटें लड़ेंगी एनसीपी, शरद। अब यह बड़ा ग्लिच फ्री अरेंजमेंट है। मैं जब यह कहता हूं तो उसका प्रमाण देता हूं आपको कि कैसे इसको बनाया गया है। अब शिवसेना, जो उनका स्ट्रांग होल्ड है, वहां फोकस रखा है उन्होंने। जैसे मुंबई, आप अभी भी पूछेंगे लोगों से कि ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, कौन किसके साथ है, क्या सिंपैथी ज्यादा है। जो शिवसेना को न चाहने वाले लोग भी जो होंगे, वो कहेंगे कि शिवसेना दरअसल मुंबई तक, उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई तक सीमित है। उनके न चाहने वाले लोग भी ये बोलेंगे, मतलब मुंबई उनका स्ट्रांग होल्ड रहा है। मुंबई में कुल मिला के 6 सीटें हैं, 6 में से 4 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है 2।
अब सिर्फ शरद पवार की पार्टी मुंबई में चुनाव नहीं किसी भी सीट पे नहीं लड़ रही है। अब इसको टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। कांग्रेस पार्टी एक जमाने में शायद गुरदास कामत अध्यक्ष हुआ करते थे, 6 की 6 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत चुकी है एक जमाने में, और यह बहुत पुराना इतिहास नहीं है। लेकिन चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग होनी है, सीट्स आपकी लिमिटेड है, उसमें बेटर प्लेस्ड कौन है, तो 6 में से बांट लिया शिवसेना और कांग्रेस ने कि 4 हम लड़ेंगे, 2 आप लड़िए। उसके अलावा कोंकण उनका गढ़ रहा है शिवसेना का, तो वहां की सीटें लड़ रहे हैं। मराठवाड़ा की कुछ सीटें लड़ रहे हैं वो। तो ये अपने अपने रीजन को आइडेंटिफाई करना। चलिए आइए कांग्रेस पे। मैंने कहा 2 सीटें वो लड़ रहे हैं मुंबई में, उन्होंने कंसीड किया है मुंबई में। तो विदर्भ में 10 सीटें हैं, 10 में से 7 मेरी जानकारी में कांग्रेस लड़ रही है, क्योंकि विदर्भ जो है वो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। आज की तारीख में भी कांग्रेस अपने आप को वहां मजबूत पाती है जी। तो विदर्भ में वो ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। आ जाइए आप एनसीपी पे, वो 10 सीटें लड़ रहे हैं। वेस्टर्न यूपी और मराठवाड़ा ये उनका स्ट्रांग पॉइंट है, तो उन्होंने अपनी सीटें उसके इर्द गिर्द ही रखी हैं। विदर्भ में मेरे ख्याल से वो 1 सीट लड़ रहे हैं, लेकिन वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि ऐसा ना लगे कि हम वहां उस इलाके में हैं ही नहीं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग कुल मिला के हुई है आशुकेश इंडिया ब्लॉक की, इट गिव्स देम ए होप। ये और बेहतर तब होता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। कहा जा रहा था कि इस बार वंचित अघाड़ी भी साथ होगा और वोटों का बिखराव रुकेगा। वो बिखराव अगर रुक गया होता, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई होती तो शायद बेहतर होता। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद 3 बड़े प्रमुख नेताओं का एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक बोल्ड फेस दिखाना, अपने अपने रीजन को आइडेंटिफाई करना और फिर सीटें घोषित करना, यह बताता है कि महाराष्ट्र में कम से कम एनडीए ब्लॉक के सामने इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ दिख रहा है, अड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन सर लास्ट टाइम शिवसेना 18 सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में, तब वो एनडीए के साथ थी। अब जिन जिन सीटों पे वो चुनाव जीती थी उनमें से 16 सीटों पे तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस टाइम बोला जाता था कि वो एनडीए के साथ थे, इनकी आइडियोलॉजी बीजेपी के साथ थी, हिंदुत्व वाली प्रो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी थी, तो उस वजह से एनडीए के साथ साथ मोदी लहर में वो भी जीत के आए। अभी सिचुएशन अलग है, उद्धव ठाकरे टूट चुके हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट चुकी है, एकनाथ शिंदे अलग जा चुके हैं। तो क्या अभी जिन जिन सीटों पे वो लड़ रही है, या फिर जो पहले सीटें वो जीत चुकी है, जिन जिन सीटों पे वो लड़ रही है, क्या वैसे ही रिजल्ट्स होने वाले हैं? देखिए, हम रिजल्ट तो अनाउंस नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, मतलब ग्राउंड पे क्या सिचुएशन होने वाली है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक वेव था, नरेंद्र मोदी का एक वोट है जो आज भी है, उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी पिछली बार भी कर रही थी और इसलिए वो बड़ा चंक जीत गई थी। अब नरेंद्र मोदी को हटा दीजिए क्योंकि वो दूसरी तरफ है जी, तो यहां कांग्रेस और एनसीपी के कुछ वोट्स हैं, तो उनके वोट्स जो उनका काडर है और उनके काडर का यह मानना है कि हमारे साथ धोखा हुआ है जी, क्योंकि बाला साहब की लेगेसी जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है और यह पार्टी बाला साहब ठाकरे की पार्टी है और वो पार्टी चलती है शिवसैनिकों से, उसमें वो कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट होता है, वहां नेता उपनेता पद जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। कहा जा रहा है कि वो जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है, तो कांग्रेस एनसीपी का वोट वो बड़ा नेचुरल अलायंस नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है। एक जमाने में जब मैं अभी मुंबई गया था तो हमारे एक वरिष्ठ साथी बता रहे थे, जब मैं चर्चा कर रहा था, कि एक जमाने में मुस्लिमवादी पार्टी से समझौता कर लिया था म्युनिसिपल चुनाव में बाला साहब ठाकरे ने जी, लेकिन जब उनको रियलाइज हुआ कि इससे नुकसान होगा तो उससे अलग हो गए। परिस्थितियां बदल चुकी हैं, 2 खेमे साफ तौर पे बने हुए हैं और ये दूसरी तरफ जो उनके सामने जो उनका पॉलिटिकल एडवर्सरी है नरेंद्र मोदी की बीजेपी और जो पार्टियां टूट के आई हैं, उनके अंदर अगर इस बात का भय नहीं होता कि एमवीए अच्छा कर सकता है
इंडिया ब्लॉक अच्छा कर सकता है, तो वो हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होते। आज भी जब चर्चा कर रहा हूं आपसे तो यह कहा जा रहा है कि राज ठाकरे अपने समर्थन की घोषणा एनडीए को करने वाले हैं। तो आप अजित पवार को लेकर आते हैं, आप शिवसेना तोड़कर शिंदे साहब को लेकर आते हैं, उसके बाद भी आपको राज ठाकरे चाहिए, क्योंकि मुंबई के पॉकेट्स में एमएनएस का भी अच्छी पकड़ थी। एक जमाने में तो वो ठीक ठाक सीट भी विधानसभा में जीते थे। ही माइट बी डाउन बट ही इज नॉट आउट। तो एक एक वोट के लिए लड़ाई, तो वहां कोई बहुत कैजुअली चुनाव लड़ रहा हो और एनडीए बिल्कुल जीत के रास्ते पे हो और दे आर होम एंड ड्राई, नो। तो वहां एक लड़ाई दिख रही है जी, और वो लड़ाई कांटे की है। इसलिए संघर्ष जो आपको दिख रहा है, चाहे एक दूसरे को साथ लेने में या सीटों के बंटवारे में, वो भी बहुत ही तीव्र दिख रहा है, तीक्ष्ण दिख रहा है। मतलब यही इंडिया गठबंधन का एकजुट होकर खड़ा होना कहीं बीजेपी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को थोड़ा लेट तो नहीं ले जा रहा? क्योंकि आप देखिए बीजेपी नाम अनाउंस कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी भी कंफ्यूज्ड है, किसको कितना दिया जाए, कहां से लड़ रहा है। बीजेपी बहुत हाई हैंडेड तरीके से वहां ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि उनके सामने एक जमाना ऐसा था जब शिवसेना और बीजेपी में बीजेपी एक लेसर पार्टनर थी। मातोश्री से टिकट बंटते थे, सिंबल वहां से दिए जाते थे। सिचुएशन बदल गई है। अब बीजेपी ने अपने लिए एक बड़ा वर्ग खड़ा कर लिया, एक बड़ा वोटर खड़ा कर लिया है जी। उनके साथ जो दो नए सहयोगी हैं जी, वो सीटें तो लड़ेंगे, लेकिन अंदर अंदर ये चर्चा है और कुछ हद तक तो कुछ चीजें बाहर भी आ गई है कि नाम भी, कैंडिडेट भी भाजपा उनको दे रही है। अच्छा, भाजपा फोर्स कर रही है उनके सीटों पे कि इनको ड्रॉप करिए, इनको दीजिए। इसका भी एक रिजेंटमेंट है खासतौर पे शिवसेना में, और यह कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की शिवसैनिकों द्वारा कि एक जमाने में हमारे यहां से टिकट बढ़ता था, इन्होंने शिवसैनिकों का हाल यह कर दिया कि सीट ये कुछ भी अनाउंस कर रहे हैं, भाजपा उनको शिवसैनिक को बिठा के किसी और को कहती है लड़ाओ। तो शिंदे कितने झुक गए हैं जी। तो ये पॉलिटिकल माइंड गेम जो है वो भी चल रहा है। ये छोटे छोटे इशू जो है वो आपके विपक्षी को मौका भी दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, अपने अपने स्ट्रांग होल्ड में कंसोलिडेट करना अपने आप को और वोटों के ट्रांसफर की कोशिश करना, ये एक अटेम्प्ट एमवीए की तरफ से है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से है। ये सीट बंटवारा भी उसी तरफ इशारा करता है। मतलब बेसिकली महाराष्ट्र में इस बार फाइट बहुत स्ट्रांग होने वाली है एज कंपेयर टू जहां इंडिया ब्लॉक है, मतलब यूपी। मैं इतना कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। 2019 में एक पैन इंडिया जी जो एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पे, उसका असर था जी। कह रहे हैं कि राम मंदिर बहुत पेनिट्रेट कर रहा है। महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा और खासतौर पे पूरा महाराष्ट्र ही इस राम मंदिर के इस लहर से बहुत प्रभावित होगा, ऐसा जानने वाले नहीं बताते जी। वो पॉकेट जो है वो गणपति बप्पा मौर्य वाला पॉकेट है, वहां राम मंदिर बहुत पेनिट्रेट नहीं करता है। हालांकि एक जमाने में बाल ठाकरे ने पूरा श्रेय लेने की कोशिश की थी कि हमने गिराया। आज भी उन्हें यह कहना पड़ता है कि हमने सब चंदा दिया, गिराने वाले तो हम थे, डिमोलिश हमने किया विवादित ढांचे को। लेकिन वो पूरी पट्टी जो है वो राम मंदिर के इन्फ्लुएंस वाली नहीं है। इस बार कहा जा रहा है कोई एयर स्ट्राइक जैसी स्थिति नहीं है कि बिल्कुल पूरा महाराष्ट्र बिछा हुआ है भाजपा के लिए, और सिंपैथी के एक फैक्टर ने अलग जन्म लिया है कि पार्टियों को तोड़ा गया। तो कुल मिलाकर जानकार भी ये मान रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहले जैसी स्थिति नहीं है, और जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ है, अगर वो ठीक से लड़ेंगे तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप लड़ के जीतते हैं, आपके समर्थक दो हाथ करते हैं ग्राउंड पे कि हमारी पार्टी
ने अच्छा किया या उसको जीतना चाहिए और क्यों जीतना चाहिए, और फिर वोटिंग होती है, तो ये एक खूबसूरत तस्वीर भी दिखाती है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में वो तस्वीर देखने को मिलेगी कि आपको कॉन्टेस्ट जो है वो जमीन पे मिलेगा। मतलब बेसिकली इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एक जबरदस्त कंपटीशन और कॉन्टेस्ट देखने को मिलने वाला है। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट फेज की वोटिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं बचे हैं। एक और एपिसोड्स के साथ मिलेंगे। इससे पहले चेकआउट जरूर कीजिएगा प्रेस क्लब, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।